दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। लूसेंट पुस्तक से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज प्रारंभ की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि लूसेंट सीरीज की यह वीडियो आगामी टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आइए आज पहले चैप्टर विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है, इसको अच्छे से समझते हैं। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास डेवलपमेंट क्या होता है? विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। हरलाक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समानुगत कोहेरेंट पैटर्न परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य यह है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। समानुगत कोहेरेंट पैटर्न शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। विकास के रूप, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन आनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। उदाहरण, शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था के आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण, बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियाँ, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं। नए गुणों की प्राप्त, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि अस्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। विकास के सिद्धांत। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली क्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं। पहला, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। डेवलपमेंट फॉलोज सर्टेन पैटर्न। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तिष्कोन्मुखी दिशा
सिफेलोकॉडल सीक्वेंस तथा निकट दूर दिशा प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस। मस्तिष्कोद्मुखी विकास क्रम सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास की यही क्रम रहता है। निकट दूर विकास क्रम प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी विकास पर लागू होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड बाय स्टेजेस। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए हैं, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5 से 6 माह में आते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट इन डेवलपमेंट। प्रत्येक बालक का विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते। विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्पाइरल फैशन। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उनमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है प्रारंभिक अवस्था में, उसके बाद मंद पड़ जाती है। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम मैच्योरेशंस एंड लर्निंग। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक या परिपक्वता व शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है। उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती। शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व और आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे वह उठने, बैठने, चलने, फिरने, दौड़ने, भागने की क्रियाएं करने लगता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। वंशानुक्रम हेरिडिटी। डिंकमेयर के अनुसार वंशानुक्रम या वंशानुगत वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। माता के रस तथा पिता के वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक हैं। अतः एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएंस है।
प्रतिगमन के नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि की भी हो सकते हैं। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्ति, प्रभाव, परिस्थितियां आदि सम्मिलित हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। आहार, न्यूट्रिशन। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। रोग, शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को और व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियां तथा दांतों का विकास निर्भर होता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षण जैसे दाढ़ी, मूछें, पुरुष जैसी आवाजें, स्त्रीत्व के लक्षण का विकास जनन ग्रंथियों, गोनैड ग्लैंड्स पर निर्भर करता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। यौन सेक्स। यौन भेदों का भी शारीरिक तथा मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, परंतु वह संधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से बताया है। रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला, शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलाक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था, 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। वह संधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक। वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया है। गर्भकालीन अवस्था, प्रीनेटल पीरियड। यह अवस्था गर्भाधान के जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। समस्त रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। शैशवावस्था, जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन, एडजस्टमेंट की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। बचपनावस्था, बेबीहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रकार के संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिससे वह अपने माता पिता, शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति
ग्रीगारियसनेस का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। वयस्क प्यूबर्टी, वयस्क बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने के लिए सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष की होती है। किशोरावस्था एडोलसेंस, यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं: पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस और उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलसेंस। पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस 13 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलसेंस 17 से 21 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड, किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। मध्यावस्था मिडिल एज, 41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियां दृढ़ हो जाती हैं। वृद्धावस्था ओल्ड एज, जीवन के अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। वृद्धि और विकास का समृद्धि। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है, जैसे शरीर आकार और भार में वृद्धि। हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक विकास को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। वृद्धि को नापा और तौला जा सकता है। फ्रैंक ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है: शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। विकास का अर्थ, विकास शब्द उन्नत से संबंधित परिवर्तन की ओर संकेत करता है, परिपक्वता मैच्योरिटी की ओर अग्रसर करता है। विकास को मापा नहीं जा सकता, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जर्सील, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनमें निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। हर्लॉक के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। वृद्धि की प्रकृति। वृद्धि को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है, वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध है। विकास की प्रकृति। विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। विकास का अर्थ है अधिक व्यापक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। विकास गुणात्मक क्वालिटेटिव परिवर्तनों का संकेतक है। परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक वृद्धि, दूसरा विकास। जो वृद्धि होता है मात्रात्मक होता है और वहीं विकास गुणात्मक होता है। मात्रात्मक में आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, भार इत्यादि आते हैं और गुणात्मक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। आइए अब वृद्धि और विकास में अंतर समझ लेते हैं। वृद्धि ग्रोथ शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों से होता है। उदाहरण के लिए बालक की आयु बढ़ने के साथ उसकी लंबाई, ऊंचाई व भार आदि में होने वाले परिवर्तन। विकास डेवलपमेंट। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तनों के लिए
किया जाता है, जिससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों का संकेत मिलता है। वृद्धि एक विशेष आयु तक होती है। शारीरिक परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही वृद्धि रुक जाती है, जैसे कद, जो कि एक विशेष आयु के बाद बढ़ना रुक जाता है। विकास निरंतर व कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है। सभी प्रकार के परिवर्तनों में से केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों को ही व्यक्त करता है। वहीं विकास शब्द का वृद्धि से कहीं अधिक विस्तृत अर्थ में प्रयोग होता है। वृद्धि भी इसका भाग है, क्योंकि विकास का प्रयोग हम सभी प्रकार के परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए करते हैं। वृद्धि शब्द शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करता है। वहीं विकास शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। वृद्धि के प्रारूपों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विकास के प्रारूप निश्चित होते हैं। वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तनों से संबद्ध होते हैं। विकास प्रकार्यात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि में परिपक्वता का प्रभाव व कार्य प्रमुख होता है। विकास परिपक्वता एवं शिक्षण दोनों के गुणनफल का परिणाम होता है। आइए अब विकास के कुछ सिद्धांत जान लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत, समग्र विकास का सिद्धांत, वृद्धि विकास दर में भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, बाहरी से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, विकास में एकीकरण तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया का सिद्धांत। अध्ययन की दृष्टि से सामान्य रूप से बाल विकास की अवस्थाओं को शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। आइए अब परीक्षा उपयोगी प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव होते हैं। उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था, मैच्योरिटी की ओर ले जाते हैं या परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। फिर से देख लें, रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। मस्तिष्कोन्मुखी विकास सिफेलोकॉडल सीक्वेंस और निकट दूर विकास क्रम प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। मस्तिष्कोन्मुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व या कारक हैं। पोषण, न्यूट्रिशन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, यौन सेक्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, प्रजाति, रेस, रोग एवं चोट, डिजीज एंड इंजरीज, घर का वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट, पास पड़ोस का वातावरण, नेबरहुड एनवायरनमेंट, विद्यालय का वातावरण, स्कूल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट तथा शुद्ध वायु एवं प्रकाश। शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है।
क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है। विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं: अपरिपक्वता, पराश्रितता डिपेंडेंसी, संवेगशीलता इमोशनलिटी, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस आदि। बचपना अवस्था की विशेषताएं: चाइल्डहुड स्टेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड स्टेज, इसे खतरनाक अवस्था डेंजरस स्टेज कहते हैं। अजीबोगरीब अवस्था क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। आत्मनिर्भरता की अवस्था पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंसी कहते हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अवस्था पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड स्वप्रेमी नैतिकता का भाव लैक ऑफ मोरालिटी अनुकरण की प्रवृत्ति टेंडेंसी ऑफ इमिटेशंस मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता सामाजिक भावना का उदय डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है। वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु एलिमेंट्री स्कूल एज, चुस्ती की आयु स्मार्ट एज, गंदी आयु डर्टी एज, समूह आयु गैंग एज, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु एज ऑफ मोरालिटी इत्यादि की अवस्था कहा जाता है। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरा अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं या परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना और की प्रधानता होती है या तनाव और परेशानी की अवस्था होती है। इसलिए मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड का होता है। अब आइए विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध पर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन है निरंतर और क्रमिक है, रुक रुक कर होने वाली है, केवल जन्म के बाद होने वाली है या केवल किशोरावस्था तक होती है। तो दोस्तों विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमिक होती है। ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ग्रोथ मुख्यतः किससे संबंधित है? प्रश्न है गुणात्मक परिवर्तन से, मात्रात्मक परिवर्तन से, भावनात्मक परिवर्तन से या सामाजिक परिवर्तन से। तो दोस्तों ग्रोथ या वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन शारीरिक लंबाई, वजन, व्यवहार और क्षमता का विस्तार, केवल जैविक परिवर्तन। दोस्तों डेवलपमेंट या विकास व्यवहार और क्षमताओं का विस्तार है। इसमें सी ऑप्शन सत्य है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता किसका आधार बनती है? ऑप्शन है अधिगम का, दृष्टिकोण का, प्रेरणा का या भाषा का। दोस्तों परिपक्वता अधिगम का आधार बनती है। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? विकास अव्यवस्थित होता है, विकास रैखिक होता है, विकास क्रमबद्ध और पूर्वानुमेय है, विकास अनिश्चित है। दोस्तों विकास क्रमबद्ध और पूर्वानुमेय है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन है व्यक्तिगत अंतर वाली है, समान है, सभी मनुष्य में एक समान है या अपरिवर्तनीय है। विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत अंतर वाली यानी इंडिविजुअल डिफरेंस यानी विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है।
अगला प्रश्न है, अधिगम मुख्यतः किसका परिणाम है? ऑप्शन है अभ्यास और अनुभव का, दूसरा आनुवंशिकता का, तीसरा विकल्प जैविक क्षमता का, या केवल परिपक्वता का। दोस्तों अधिगम मुख्यतः अभ्यास और अनुभव का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन है परिपक्वता से, बुद्धि से, वातावरण से, या उपरोक्त सभी से। दोस्तों सीखने की तत्परता उपरोक्त सभी यानी परिपक्वता, बुद्धि, वातावरण से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, क्रिटिकल पीरियड का संबंध किससे होता है? ऑप्शन है भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास। दोस्तों क्रिटिकल पीरियड का संबंध भाषा विकास से होता है। विकास का कौन सा आयाम अधिगम पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा नैतिक। दोस्तों विकास का जो संज्ञानात्मक आयाम है वह अधिगम पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। विकास की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन है बहुआयामी है, स्थिर है, एक आयामी है, या केवल संज्ञानात्मक है। दोस्तों विकास की प्रकृति बहुआयामी होती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अधिगम कब संभव है? ऑप्शन है जब परिपक्वता पूरी हो जाए, दूसरा जब वातावरण अच्छा हो, तीसरा जब संज्ञानात्मक संरचना विकसित हो, या जब अभ्यास हो। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार अधिगम तब संभव होता है जब संज्ञानात्मक संरचनाएं विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, या सभी। दोस्तों विकास को इसमें सारे ऑप्शन यानी वंशानुक्रम, वातावरण और परिपक्वता प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? ऑप्शन है विकास धीरे धीरे होता है, विकास तेजी से बढ़ता है, विकास प्रतिगमनहीन है, विकास समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन कि विकास धीरे धीरे होता है यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, अधिगम और विकास का संबंध है। ऑप्शन है विकास अधिगम का आधार है। अगला, अधिगम विकास को प्रभावित नहीं करता है, दोनों असंबंध है, अधिगम विकास से पहले होता है। दोस्तों अधिगम और विकास में संबंध होता है कि यह है कि विकास अधिगम का आधार होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का अधिगम पर प्रभाव क्या है? ऑप्शन है सहयोग को बढ़ाता है, प्रतिस्पर्धा घटाता है, अधिगम को बाधित करता है, या अप्रासंगिक है। दोस्तों सामाजिक विकास अधिगम पर सहयोग को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकास अधिगम को सबसे पहले प्रभावित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं भावनात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक और भाषा। दोस्तों अधिगम को सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वोत्तम समय कब होता है? ऑप्शन है जब वातावरण अनुकूल हो, जब परिपक्वता न्यूनतम हो, जब तनाव हो, या जब विकास बाधित हो। तो दोस्तों अधिगम का सर्वोत्तम समय तब होता है जब वातावरण अनुकूल हो। अगला प्रश्न है, प्रॉक्सिमिडिस्टल सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है सिर से पैर तक विकास, केंद्र से बाहरी भाग तक विकास, भाषा विकास, या नैतिक विकास। दोस्तों प्रॉक्सिमिडिस्टल सिद्धांत केंद्र से बाहरी भाग तक सीमित होता है, यानी केंद्र से बाहरी भाग तक के विकास को प्रॉक्सिमिडिस्टल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के प्रतिगमन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है प्रगति, पीछे जाना, समान रहना, या तीव्र वृद्धि। दोस्तों विकास के प्रतिगमन का अर्थ है पीछे जाना। अगला प्रश्न है, विकास के दौरान व्यक्तिगत अंतर क्यों उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आनुवंशिक भिन्नता के कारण, पर्यावरणीय भिन्नता, जीवन अनुभव, या सभी। दोस्तों विकास के दौरान व्यक्तिगत भिन्नता उपरोक्त सभी तत्वों पर निर्भर होता है, आनुवंशिक भिन्नता, पर्यावरणीय भिन्नता और जीवन अनुभव। अगला प्रश्न है, सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास पर, भावनात्मक विकास पर, भाषा विकास पर, या सभी पर। दोस्तों सीखने की गति सभी पर निर्भर करती है, यानी संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और भाषा विकास। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है गैसल ने, प्याजे ने, वागोत्स्की ने, या स्किनर ने। दोस्तों परिपक्वता का सिद्धांत गेसल ने दिया। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए परिपक्वता क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है कौशल प्रयोग के लिए, अवधारणा समझने के लिए, भावनात्मक स्थिरता के लिए, या उपरोक्त सभी। दोस्तों अधिगम के लिए परिपक्वता
सभी के लिए आवश्यक है, यानी कौशल प्रयोग के लिए भी, अवधारणा समझने के लिए, भावनात्मक स्थिरता के लिए भी। अगला प्रश्न है, बच्चे का विकास किस प्रकार होता है? ऑप्शन है समान दर से, अनियमित दर से, विविध दर से या केवल किशोरावस्था तक। दोस्तों, बच्चे का विकास विविध दर से होता है। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा पहलू पढ़ने लिखने को प्रभावित करता है? ऑप्शन है शारीरिक विकास, मोटर विकास, संज्ञानात्मक विकास या भाषा विकास। दोस्तों, विकास का जो भाषा विकास पहलू है वह पढ़ने लिखने को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण की योजना किस आधार पर बनानी चाहिए? ऑप्शन है छात्रों की विकास अवस्था के अनुरूप, पाठ्यक्रम के अनुरूप, परीक्षा या समय के अनुरूप। दोस्तों, शिक्षक को शिक्षण की योजना छात्रों के विकास की अवस्था के अनुरूप बनानी चाहिए। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास से पहले होता है, विकास के बाद होता है, विकास पर निर्भर करता है या परिपक्वता का परिणाम है? दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास से पहले होता है। अगला प्रश्न है, विकास किसके परस्पर प्रभाव का परिणाम है? ऑप्शन दिए गए हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता है सभी। दोस्तों, विकास उपरोक्त सभी यानी वंशानुक्रम, वातावरण और परिपक्वता का परिणाम है। अगला प्रश्न है, अधिगम में विकास की भूमिका। ऑप्शन है दिशा प्रदान करता है, सीमा निर्धारित करता है, गति तय करता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों, अधिगम में विकास की प्रक्रिया उपरोक्त सभी यानी दिशा प्रदान करता है, सीमा निर्धारित करता है और गति तय करता है। उपरोक्त सभी विकल्प सत्य हैं।